हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान इतिहास की कार्यपत्रक 5 देखेंगे, जो कि 4 अगस्त की है क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक। उप विषय है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनके मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी ने के रूप में भारत में आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर हासिल कर लिया। यानी 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की थी और वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने पूरब में व्यापार का चार्टर पूरा हासिल कर लिया। इससे उनको फ़ायदा क्या क्या हुआ? इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। यानी पूर्व में पूरा का पूरा व्यापार पर अधिकार किसका था? सिर्फ महारानी एलिजाबेथ का था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। तो कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है ना। तो यानी कि जो पूर्व में था, पूर्व में, तो वहाँ पर एकाधिकार किस कंपनी को मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, जहाँ पर इंग्लैंड की कोई और कंपनियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यानी कहने का ये मतलब है कि जो ये शाही दस्तावेज था, ये दूसरे यूरोपीय ताकत जैसे कि फ्रांस लोग थे, डच थे, पुर्तगाल थे, इनको पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकते थे। क्योंकि जो ये इंग्लैंड का जहाज़ था, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करके वो भारत पहुंचता, तब तक पुर्तगालियों ने क्या किया? गोवा में अपना ठिकाना बना लिया। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। ठीक है, यानी कि जो यूरोप के बाजार थे, जो भारत से खरीद कर ले जाते थे सूती कपड़े, रेशम कपड़े, इसको बहुत ही महंगी दर पर बेचते थे। और काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर डिमांड हुआ करती थी। सभी यूरोपीय कंपनी के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयां शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारी कंपनियों से पहले से दुखी थे। इसका उदाहरण आप ये समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। कहां पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां शुरू हुई? हुगली नदी के किनारे, बंगाल में। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जैसे व्यापार फैलने लगा तो कंपनी ने क्या किया? जो सौदागर थे, खरीदने वाले थे, और जो व्यापारी थे, उनको फैक्ट्री के आसपास बोला कि आप लोग अब यहीं पर रहा करें। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। यानी कि जो कंपनी थी ये, वो मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया और अब क्या करती थी? वो बिना शुल्क चुकाए ही व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देने हैं आंसर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, क्या फ़ायदा मिला? इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार नए इलाकों को खगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको उत्तर 1 यहीं से नोट कर लेना है। मैं अलग से इसको आंसर्स आपको नहीं लिखवा रही हूँ, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उसका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो भारत की कौन सी वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? तो यहाँ पर देखिए भारत के बने कौन कौन सी चीज़ें, सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी भी ये ले जाकर वहाँ पर बेचना चाहते थे और मुनाफा कमाना चाहते थे। ठीक है, तो आपका उत्तर नंबर हो जाएगा 2। कौन कौन सी वस्तुओं को ले जाना चाहते थे? सूती कपड़े, रेशम, इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि वो लेकर जाना चाहते थे और महंगे दाम पर बेचना चाहते थे। ठीक है, तो उत्तर 2 आपको ये लिख देना है। थर्ड है, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये सभी आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगी। ओके, सो एंड करते हैं इस सेशन को। जैसे देखो यहाँ पर एक हिंट दे देती हूँ, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित कर सकता है। तो इसका मतलब ये समझिए, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, क्लास में हो गया। ठीक है, क्लास में एक मॉनिटर बन जाता है, तो अगर टीचर सिर्फ मॉनिटर की ही सुने, पूरी क्लास में किसी और की ही ना सुने, एक अधिकार दे दिया उसको कि बस तुम ही सही हो, ठीक है, बाकी पूरी क्लास से उसको मतलब नहीं है टीचर को, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एकाधिकार तो आपको बहुत प्रभावित करती है ना, गुस्सा भी आता है क्योंकि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। इसी तरीके से घर में आप 2 भाई बहन हैं, तो ठीक है, उनमें भी किसी एक की ही सुनी जा रही है, आपकी नहीं, किसी एक को ही पूरा अधिकार दे दिया जाता है, पूरे घर, पूरी संपत्ति, पूरा जायदाद किसी एक को दे दिया जाता है, तो क्या होता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं घर में, है ना। तो यही सब चीज़ें आपको लिखना है, सब अपनी अपनी चीज़ों को याद रखकर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हिंट दे दिया, आप खुद से कर लीजिएगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।